Students, once again welcome to the online class of Shri Ram Public School and हमारा टॉपिक चल रहा था गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट वेरियस मेजर हेड ऑफ बजट, जो कि आपके कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ बजट्स, कितने तरह के बजट होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ बैलेंस बजट। बैलेंस बजट कौन सा बजट होता है? जहाँ पर कि जो भी एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बजट होता ही एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास नहीं होती हैं, ना तो हमें रिसिप्ट तो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स जहाँ पर इक्वल होती हैं एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, यानी जहाँ पर हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे पास इतना आएगा और इतना ही हमें खर्च करना है, तो जहाँ पर ये इक्वालिटी है वो इक्वालिटी आपकी कहलाएगी बैलेंस बजट। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ सरप्लस बजट। सरप्लस बजट वो बजट होता है जहाँ पर हमारे पास रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं, यानी इनकम सोर्सेस ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हैं। ओके, you can see here I have written this: estimated government receipts are greater than estimated government expenditure। तो ये जो जहाँ पर इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, ये आपका कहलाएगा सरप्लस बजट, यानी हमारे पास इनकम का सरप्लस है। ओके, नाउ कमिंग ऑन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट होता है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जहाँ पर जिस कंडीशन में हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स जो हैं दीज आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट, इनकम के सोर्सेस कम हैं और खर्चे ज़्यादा होने हैं, वो कहलाएगा आपका डेफिसिट बजट। ओके, सो इसमें फर्स्ट वन जो है बैलेंस बजट, उसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, जितना आया उतना हमने खर्च कर दिया। सरप्लस बजट है तो अच्छी बात है, इकोनॉमी में रिजर्व्स हम रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर की कंडीशंस हो या जो भी नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन हो, फाइनेंशियल क्राइसिस की, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तभी भी हम रिजर्व्स की हेल्प से उसको ओवरकम। बजट मतलब वो बजट जहाँ पर हमारे इनकम सोर्सेस कम है और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इनकम सोर्सेस। तो हमें इसी बजट को डिस्कस करना है आगे, और ये देखना है कि किस तरह से इस बजट को हम आगे बैलेंस बजट के तरफ में मूव ऑन कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप देखें, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट, budgetary deficit refers to mismatch between receipts and expenditure of the government। ओके, यानी budgetary deficit जो है वो mismatch है बिटवीन, किसके बीच में mismatch? बिटवीन receipts and expenditure of government। ठीक, और ये तीन तरह से हो सकता है mismatch। किस तरह से हो सकता है? फर्स्ट वन हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, मैंने कल भी बताया था। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये तीन तरह के डेफिसिट हो सकते हैं आपके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी वो सिचुएशन जहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स से ज़्यादा हो जाएं, हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाएं, लेकिन अब ये इनकम कौन सी? रेवेन्यू वाली इनकम होनी चाहिए, वो इनकम जहाँ पर कैपिटल गुड्स को ना हम बेच रहे हैं ना हम किसी से फर्दर ऑन लोन लेकर अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो रेवेन्यू इनकम
मैंने कल बताया था आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं। वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जहाँ पर आपके कम हो एज़ कंपेयर टू, रख लीजिए, जहाँ पर डे टू डे लाइफ के जो इनकम है वो आपकी डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस को बियर करने लायक नहीं है। ओके, उसको फुलफ़िल करने लायक नहीं है, कम पड़ रही है, तो ये सिचुएशन आपकी रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन कहलाएगी। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी कम होती हैं, तो जो भी गैप निकल कर आया, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट निकल कर आया, इट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट, और यू कैन से आरडी। ओके, अब यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट मत समझ लीजिएगा इसको, आरडी का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए इम्प्लीकेशंस एंड मीजर्स, यानी इम्प्लीकेशन से मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पर, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखेंगे हम, और दूसरी तरफ हम देखेंगे इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ इम्प्लीकेशन, किस तरह से उसको इम्प्लीकेट मतलब होता है, ये क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पर। तो इसको हमने कुछ पॉइंट वाइज समराइज़ किया है। फर्स्ट वन हो गया, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू अर्निंग्स हैं वो इनएफिशिएंट हो जाती हैं, मतलब टोटल कुल मिला के जो है वो हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम यानी डे टू डे इनकम से डे टू डे एक्सपेंसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सीधा सीधा इस चीज़ को बताती है ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, अब आ जाती है आपकी सिचुएशन ऑफ डिस सेविंग्स, यानी जब हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, डे टू डे इनकम हमारी कम है, तो ऑब्वियसली उन एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी सेविंग्स को अब डिस सेविंग्स की अराइव होगी इकॉनमी में। थर्ड पॉइंट है हायर रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर, जितना ही ज़्यादा डिस सेविंग्स हम करते जाएंगे, जितना ही अपनी सेविंग्स को कंज्यूम करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन पड़ता जाएगा फ्यूचर के लिए कि हमें आने वाले साल में ये आज का जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको फुलफ़िल करते हुए आगे ये डिस सेविंग्स जितनी भी हमने की हैं, जितनी भी अपने कैपिटल असेट्स को हमने आज कंज्यूम किया है, उनको आगे हम क्या कर लें, वापस रीगेन कर लें। तो ये बर्डन, रीपेमेंट का बर्डन फ्यूचर में गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता जाता है। ठीक है, अब इस बर्डन को दूर कैसे करेंगे वो अभी हम मीजर्स में देख लेते हैं। और चौथा जो इम्प्लीकेशन होगा, चौथा जो इम्पैक्ट होगा इकॉनमी पर, वो होगा लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकॉनमी, मतलब इसकी वजह से इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा इकोनॉमी में। अब इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है, वेयर द एक्सेस डिमांड राइजेस, और इन्फ्लेशन में आपके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे वाले चैप्टर में, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में अगर आपको याद हो, वहाँ पर इन्फ्लेशन होता था, जहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन की कंडीशन में इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे कम होने लगती थी। ठीक है, अब आ जाइए इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकॉनमी में तो आ जाएगी, लेकिन इसको सुधारा किस तरह से जाएगा। तो सुधारने के लिए बेसिकली कुछ मीजर्स क्या है, जस्ट सी दैट फर्स्ट वन इज रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमने इन्फ्लेशनरी कंडीशन को करेक्ट करने की मीज़र्स में भी ये देखा था कि एक्सेस डिमांड को किस तरह से कम किया जाता है। एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को या कंजम्पशन को कम कर देती है, विच रिजल्ट्स टू द लेस और डिक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड। और सेम यहाँ पर भी सिचुएशन आएगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली सरकार अपने खर्चे कम कर देगी। भाई यही तो हो रहा है कि खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, खर्चे कम करो।
यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होंगे। और वो किस तरह से होंगे, जो भी सब्सिडीज़ वगैरह दी जा रही हैं वो कम हो जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो कि पहले एलपीजी पर आपको भर भर कर सब्सिडीज़ लोगों को मिलती थी। अब गवर्नमेंट ने उस जो डेफिसिट है उस डेफिसिट को कम करने के लिए क्या सोल्यूशन निकाला है कि सब्सिडीज़ भी डिफरेंट क्लास वाइज मिलेगी। इफ़ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आपको सब्सिडीज़ मिलेगी। इफ़ यू आर इनकम टैक्स पेई तो आपको सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी। इसके अलावा सब्सिडीज़ भी कम कर दी गई हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हुई हैं। तो रिडक्शन इन सब्सिडीज़, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। और दूसरा हो गया आपका रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब क्या है भाई, एक ही ऑफिस में आप जो क्लर्क लोग हैं या अकाउंटेंट लोग या फिर कह लीजिए ऑफिसर लोग, उनको बिठाइए, तो बिल्डिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट कम हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, आपका बजट धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके कम होते जाएंगे, है ना। एसीज एंड ऑल अपने ऑफिस में, तो फिर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके कम होने लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम करते हुए पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होते साथ ही, कंजम्पशन कम होते साथ ही, ये एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन की कंडीशन कंट्रोल में आने लग जाएगी, ठीक है। दूसरा आ गया इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। भाई खर्चे हम कम कर रहे हैं और दूसरी साइड हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को या इनकम को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट्स, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस था, हमने कल पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल में। तो ऑब्वियसली चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस और फाइन वगैरह बढ़ाकर हम गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप लेटेस्ट देख सकते हो। अभी कुछ महीने पहले ही फ़ाइन, जो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने पर जो फ़ाइन वगैरह लगते हैं, उसमें बहुत लार्ज स्केल पर इंक्रीज़ किया गया है। हाँ, पहले जो 150 रुपये के फ़ाइन लगते थे, नाउ दे आर कमिंग ऑन थाउजेंड्स, कि एक मिस्टेक है तो इतने 1000 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा। अगर 2 बार फ़ाइन लग रहा है तो फिर ये अमाउंट बढ़कर इतना हो जाएगा। तो ये फ़ाइन और जो टैक्सेस बढ़ाने का जो ये प्रोसेस है, it is done just because to increase the government revenue receipts। गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाने का ही ये एक तरीका होता है। सो दीज आर द मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग द आरडी और यू कैन से रेवेन्यू डेफिसिट। ऑफ डेफिसिट जो कि हैं आपके फिजिकल डेफिसिट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पहले ये देखेंगे, एंड देन वी विल नोटिस द मेजर्स टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कल प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट को किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। ओके, सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स इन अवर लाइव क्लास। Now, today I am going to conclude this lecture here only. That's all for today. Thank you and have a nice day.